नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सुमित गुप्ता आपके साथ। आज कुछ ही देर बाद बजट पेश किया जाएगा। 1 घंटे का वक्त और आपनो बजट आपके सामने। वो वैक्सीन आज प्रदेशवासियों को लगाई जाएगी जिससे बूस्ट मिलेगा प्रदेशवासियों को, बूस्टर डोज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। लेकिन सवाल प्रदेशवासियों का यही, सवाल विपक्ष का भी यही, कितनी खरी उतरेगी सरकार अपने वादों पर, बजट घोषणाओं पर। क्योंकि पिछले 2 बजट जो पेश किए उनकी कई घोषणाएं अब भी मूर्त रूप लेना बाकी है। लेकिन आज काफी बड़ा दिन, काफी अहम दिन, कई वर्गों को छूने की मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे। किसान वर्ग हो, महिलाओं को। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं। मैडम से समथिंग बोलने के लिए थोड़ी बोलना पड़ता है। नहीं वो तो पूछने का तो बहुत था। तो अब ये तस्वीरें देख लीजिए। ये वही जगह है जहां से कुछ देर बाद फिक्स ठीक 60 मिनट बाद प्रदेशवासियों के लिए पिटारा खुलेगा। और अब तमाम सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर तमाम सदस्य, विधानसभा सदस्य यहां पर पहुंच रहे हैं। और कुछ देर बाद वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे, अपना पिटारा खोलेंगे। नजरें सभी की उस पल पर, उस क्षण पर। आज पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है। कई मांगे विपक्ष ने रख दी है पहले ही कि भैया जो बेरोजगारों से आपने वादा किया था, आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब तक नहीं दिया है, उसका क्या हुआ। ऐसी कुछ और मांगे हैं। उन मांगों को विपक्ष उठाएगा बीच बीच में। लेकिन आज फोकस रहेगा मुख्यमंत्री के, वित्त मंत्री के संबोधन पर। आज मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, बजट भाषण पढ़ेंगे और फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और फिर आने वाले कुछ दिनों तक इस बजट पर चर्चा होने वाली है। उस वक्त विपक्ष कोशिश करेगा सत्ता पक्ष को घेरने की, लेकिन तैयारी पूरी है विपक्ष की। पहले ही एक बैठक भी बजट से पहले विपक्ष करेगा, उसमें सचेतक को लेकर बातचीत होगी। और साथ ही जो लेटर बम फूटा था बीजेपी का, उस लेटर बम पर भी बात होगी। एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि एकजुटता की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में हमने देखी, बीजेपी में कितनी एकजुटता है। लेकिन फिर कल एक तस्वीर सामने आती है, उस तस्वीर के बाद सब कुछ सामान्य है। शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वो तस्वीर आई और उसके बाद सब कुछ दिखाया गया कि अब सामान्य हो चुका है। और आज से सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी। पिछले 2 बार के बजटों को देखते हुए ये बजट भी निराशाजनक होगा, क्योंकि पिछले बजटों का बजटीय प्रावधान सरकार करने में असफल रही। इस बजट में भी राजस्थान के विकास का रोड मैप कहीं दिख जाए, इसकी संभावनाएं बहुत क्षीण नजर आती है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की आदत बन चुकी है सरकार की, बजट की घोषणाएं करके उन घोषणाओं का अमली जामा नहीं पहनाना, इसी प्रकार की आदत है, इसमें कामयाब नहीं हो। आज सचेतक के लिए भी बीजेपी अभी वो तो साधारण काम है, अभी हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय में है, इसलिए सरकार केवल और केवल झुंझुना पकड़ाने की स्थिति में है। घोषणा का पिटारा जरूर खोलेगी, लेकिन वो कहां से पूरा होगा उसके बारे में मुझे तो शायद इस बजट में ढूंढने से ही कहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो वो तो 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले भाजपा विधायक दल की 10 बजे बैठक है। विधायकों के साथ कल जो 20 विधायक थे उनका भी लेटर बम वाला मामला भी सामने आया है।
और आज जो सचेतक है उसकी भी नियुक्ति का मामला रहेगा, क्या कुछ रहने वाला है? मैं सोचता हूँ कि सचेतक की नियुक्ति में तो सभी लोगों का जो रुख होगा उसके आधार पर निर्णय करेंगे, और इसीलिए उसको रखा है कि हमारी विधायक दल की बैठक में तय करेंगे। जहाँ तक 20 लोगों का बम फटने का है, मेरे हिसाब से जब उनसे व्यक्तिगत बात हुई तो कई तो आनाकानी कर रहे हैं, और मैं आज सबसे पूछूंगा सही, उन 20 में से 13 लोगों ने तो एक भी स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया, जो मैंने रिकॉर्ड से निकाल करके देख लिया। तो किसान, कारोबारी, छात्र, बेरोजगार, महिलाएं सभी की नजर आज विधानसभा पर, आज टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर, क्योंकि बजट से जुड़ी हर एक कवरेज, हर एक पॉइंट, हर एक पल हम आपको दिखाएंगे। हर क्षण न्यूज 18 राजस्थान पर क्या कुछ पिछले बजट में खास रहा था और क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मुख्यमंत्री फोकस करेंगे, वित्त मंत्री फोकस करेंगे, कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री छूकर जाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी सौगातें हैं जो पिछली बार दी, कौन कौन सी सौगातें हैं जो अधूरी रही, और कौन कौन सी सौगातें हैं जो इस बार देने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लिए चलते हैं आपको सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, शुक्रिया सुमित, तो बहुत स्वागत है आपका। मैं अभिषेक। सबसे बड़ी बात है कि 1 घंटे से भी कम वक्त जो है वो बचा है और आपनो बजट जो है वो प्रदेश के सामने होगा। न्यूज 18 राजस्थान एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि जो बजट है 2020-21 का, उसकी अहम बातें क्या कुछ रही थी, क्योंकि यह उम्मीदों का बजट है इस बार का, क्योंकि कोरोना का काल रहा है। 2020 से 2021 का जो दौर रहा, इस दौर में कोरोना ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को और पूरे प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और ऐसे में इस बार का बजट जो है बहुत ज्यादा उम्मीदों वाला है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि 2020-21 का बजट जो था वो कितना अहम था और उस दौरान क्या कुछ हाइलाइट्स रहे थे और इस दौरान क्या क्या घोषणाएं हुई थी। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए वो भी बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बेहद अहम सरकार का जो बजट था पिछले साल का, वो 2,25,000 करोड़ का बजट था, और आपको बता दें कि इस बार के बजट पर भी निगाहें जो हैं वो टिकी रहेंगी। खास बात इस जो पिछले बजट की अगर करें तो वो ये था कि सरकार का फोकस जो था वो 7 संकल्पों पर था। 7 संकल्प थे, और आपको बताइए ये जो 7 संकल्प थे वो अलग अलग क्या क्या थे वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2,25,000 करोड़ का बजट था 2020-21 का, और उसके बाद आपको बता दें कि यह बजट जो था वो पिछले साल का 2,25,000 करोड़ का बजट पिछले साल का, और इस दौरान कई अहम घोषणाएं जो हैं वो की गई थी। 7 संकल्प भी प्रदेश सरकार ने दोहराए थे, जिसमें निरोगी राजस्थान, महिला, बाल और वृद्ध कल्याण, ये तमाम जो हैं वो घोषणाएं थी पिछले साल के बजट में। शिक्षा पर विशेष ध्यान था, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान था, और कोरोना का काल आया, और ऐसे में इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक बार फिर से फोकस जो है वो रहने वाला है स्वास्थ्य पर। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि ये पिछले साल का जो बजट था उस दौरान क्या क्या अहम बातें थी, क्या क्या चीजों पर फोकस किया था सरकार ने, और इस बार का जो बजट है उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। बेरोजगार हो, क्योंकि हम जयपुर से आपको खबरें भी दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे पटवारी बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं धरने पर पिछले 10 दिनों से, उन पर भी फोकस होगा। इसके अलावा किस तरीके से शिक्षा पर फोकस जो है वो भी रहने वाला है, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये तमाम ऐसी चीजें जिस पर फोकस होंगी। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, सरसों और बाजरा की प्रोसेसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा।
तो कृषि सेक्टर का हिस्सा 7% किया जाए, इस पर ध्यान होगा। कृषि में रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत है और इस पर ध्यान दिया भी जाएगा। किसानों के कौशल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देने की दरकार रहेगी। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की जरूरत है, इस पर भी फोकस होगा मुख्यमंत्री का। हॉर्टिकल्चर में विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो यह कृषि का क्षेत्र होगा जिस पर सरकार ध्यान देगी। सरसों और बाजरा की प्रोसेसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर ध्यान अवश्य तौर पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ वहां पे गेस्ट पैनल भी है, वो बात करेंगे उनसे बजट को लेकर के। आसिफ, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। नमस्कार, आपनो बजट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट का पिटारा लेकर आने वाले हैं और इस बजट से सभी वर्ग को बेतहाशा उम्मीदें हैं। खुलने का इंतजार किया जा रहा है इस पिटारे का, क्या कुछ निकल के आता है निम्न मध्यम वर्गीय के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए और अपर क्लास के लिए। न केवल कर्मचारी बल्कि सभी सेक्टर के लोग इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट निकलने के बाद में किन की उम्मीदें पूरी होती हैं और कितने लोग जो हैं वो फिर से एक बार सरकार से गुहार लगाते हैं। लेकिन फिलहाल इस बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर हमारे यहां पर गेस्ट मौजूद है जिनके साथ बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह तीसरा बजट पेश होने जा रहा है। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से मनीष, हमारे साथ जो है वो मनीष पारिक जी मौजूद हैं। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अंशु चतुर्वेदी, अर्थशास्त्री। इसके साथ ही हमारे साथ मनीष गोदा जी, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज लोहाड़िया, उपाध्यक्ष हैं जयपुर व्यापार महासंघ के। और इसके साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। चूंकि विपक्ष इस बजट को लेकर क्या सोच रहा है और विपक्ष ने क्या उम्मीदें की हैं इस बजट को लेकर, जब बजट आएगा तो फिर किस तरीके से उन्होंने जो है वो आलोचना के लिए सोचा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं मनीष जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट को लेकर? थैंक यू आसिफ। कोई आलोचना की बात नहीं है, लेकिन जो सरकार पिछले 2 बजट में से 65% भी खर्चा नहीं कर पाई हो, उसके पे कुछ ज़्यादा शक होता है उम्मीद से ज़्यादा। अब उम्मीदें हैं निश्चित तौर पर, युवाओं को उम्मीदें हैं कि 1,36,000 नौकरियां जब कोर्ट में थी उसमें से उनको उम्मीद है महिलाओं को कि जो निर्भया स्क्वाड है उसको कुछ धन मिलेगा, कुछ मेट्रो को कुछ पैसा मिलेगा, 3rd फेज उसमें चालू होगा। उम्मीद है कि द्रव्यवती ठीक होगी। उम्मीद है कि जो हेरिटेज है उसको थोड़ा इनरिचमेंट मिलेगा। जो आमेर विकास प्राधिकरण पहले बनाया गया था उसको कुछ फंडिंग होगी तो हमारी विरासत का संरक्षण हो सकेगा। उम्मीद है कि यहाँ पर जो कैमरा है, CCTV कैमरा लगेंगे जो महिलाओं की सुरक्षा संकट में पड़ी, वादा किया था सरकार ने। उम्मीद है कि बिजली के पैसे कम होंगे। उम्मीद है कि जो किसान हैं उनके कर्जे माफ होंगे और उम्मीद है कि जो नौकरियां इन्होंने स्थगित कर दी है उनको ठीक से लगा पाएंगे। उम्मीद ये भी है आसिफ कि जो संविदा आधारित लोग हैं उनको परमानेंट करने की बात होगी। उम्मीद है कि आंगनबाड़ी वाली महिलाओं को कुछ पैसे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि जो गार्ड लगाए गए हैं उनके पैसे बढ़ाने की बात की थी उनको बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि पंचायती राज संस्था को कुछ ये पैसे देंगे। उम्मीद है कि ये सड़कों पर कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे बावजूद इसके कि सड़क पर खड़े होने के। मनीष जी, ये उम्मीद है या उम्मीदों का अंबार है? आपने जो उम्मीदें बताई हैं वो इतनी ज्यादा है कि इसका जवाब कांग्रेस से ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपने सुना स्वर्णिम जी, इन्होंने हर बार उम्मीद शब्द लगाकर लगभग पूरे बजट का खाका ही आपके सामने रख दिया है। देखिए मनीष जी, अगर ये उम्मीद लगाते कि केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ नौकरियां जो प्रतिवर्ष देने का वादा किया था उनकी 10% भी अगर आज पूर्ति की गई होती तो शायद उम्मीद इनकी काफ़ी हद तक पूरी हो गई होती। आज सबसे बड़ी उम्मीद जो है और आवश्यकता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस बजट का, वो ये है कि जो 1 वर्ष का जो हमारा अभी ये समय निकला है पूरे वैश्विक पैंडेमिक की जो स्थिति थी विश्व में और जिस प्रकार से जो अर्थतंत्र था उसमें ठहराव आया, उसको किक स्टार्ट करना है। और जो लोग अपना रोजगार खो चुके हैं
अपने बाल बच्चे पाल रहे थे उनको दोबारा रोजगार मिले और नए जो युवा साथी हैं उनको रोजगार दिया जा सके, रोजगार सृजन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के साथ ही प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ा कार्य आज यही करना है और इसी बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने हिंट भी दिया था और इसी कार्य के लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से मिलकर के बातचीत की, उनके सुझाव आमंत्रित किए, सुझाव के साथ ही जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उनके बारे में जानकारी ली, खुद सीधे संवाद किया उन्होंने और संवाद करने के बाद हम ये मानते हैं कि एक समावेशित बजट आएगा जिस बजट से सभी की आशाएं पूर्ण होंगी। जो गरीब जिसकी थाली से रोटी छिन गई है उसको कोई दिक्कत ना हो, आगे रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने बाल बच्चे पाल सकें, इसके साथ ही प्रदेश का विकास हो सके। तो ये सारी चीज़ें करनी है और इस बजट के माध्यम से मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि राजस्थान की जो जनता है, जो ये ग्लूमी एरा पिछले एक वर्ष से छाया हुआ था, ये दूर होने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है मनीष जी, ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो उम्मीदें आपने बताई कमोबेश वही उम्मीदें स्वर्णिम जी की भी हैं, वो भी ये चाह रहे हैं। फिर भी अर्थशास्त्री इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, चूंकि अर्थशास्त्री बजट पर पैनी नजर रखते हैं और बतौर एक्सपर्ट मैडम आपको क्या लगता है, दोनों ही पार्टी के नुमाइंदों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन जो बजट आम आदमी, हमेशा आम आदमी को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और आम आदमी बजट को देखता भी बोनस की तरह है कि शायद कुछ जो है वो ऐसा मिल जाए इस बजट से जिससे हमारी तनख्वाह के अलावा हमारे कुछ और खर्चे जो हैं वो बच जाए। तो आम आदमी के लिए ये बजट दिवाली के बोनस की तरह साबित होगा। सही कहा तुमने आसिफ, सब अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या क्या उम्मीदें होनी चाहिए और किस तरह से बजट आएगा, लेकिन ये बजट क्योंकि जन धन का बजट होता है, ये हमारा ही पैसा होता है जो सरकार हमसे करों के रूप में लेती है, तो हम सबकी पैनी निगाह और हम सब आम जनता इसको बहुत उससे माइन्यूटली वॉच करती है कि आखिर हमारा लिया गया पैसा टैक्सेस के तौर पर वो हमें किस तौर पे मिल रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है जैसे अभी बताई गई है स्वर्णिम ने कि किस प्रकार से ये ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 के बाद का ये बजट है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है सरकार के सामने कि उन सारी परेशानियों को दूर करते हुए एक हमें एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मौका मिले, अवसर मिले जिसमें हमारे बच्चे सुकून से पढ़ाई कर सकें, रोज़गार पा सकें, महिलाएं सुरक्षित रह सकें, उनके बच्चों के लिए, शिशु के लिए, महिलाओं के लिए कई प्रकार की सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिशन, पोषण, प्रॉपर फूड और उनकी सुरक्षा, तो वो सब ज़रूरी है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ निकल कर आई है हेल्थ, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिजिकल तो कर ही रही है, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अब की बार देखा गया है कि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनमें कि सरकार को बहुत जागरूक होना है हेल्थ के प्रति, क्योंकि अब हमने देखा है कोविड-19 की प्रॉब्लम्स और अब उसका वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो चुका है, तो पोस्ट वैक्सीनेशन ट्रेसिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और अभी जैसा कि न्यू ये आया है यूके में स्ट्रेन जो अपने को मिला है, तो वो उससे भी हमें जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और उस तौर पर सरकार को अपनी सारे काम करने होंगे। तो आपको लगता है कि इस बजट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हेल्थ पे किए जाने की ज़रूरत है? हेल्थ तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो हेल्थ के साथ साथ और फिर एजुकेशन आ जाता है। और अब जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की ओर सरकार को देखना होगा। मनीष जी, जब भी आम बजट आता है या स्टेट का बजट आता है तो एक सवाल बार बार जो है वो उठाया जाता है या सामने आता है कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जो टैक्स पेयर भी है और ना वो अपर क्लास की तरह जा पाता है और ना वो अपना लोअर क्लास की तरह जो है वो जी पाता है, और मिडिल क्लास की उम्मीदें हर बार बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब भी बजट पारित हो जाता है तो मिडिल क्लास को वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती मिडिल क्लास की, जिनकी बजट से वो उम्मीदें करके बैठा होता है। आपको क्या लगता है इस बजट से आने से पहले? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है मुझे, जिस तरह की सिचुएशन है इकोनॉमिक की उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कल जब मैं आंकड़े देख रहा था पिछले साल के, तो दिसंबर तक सरकार ने जितना बजट एस्टिमेट लगाया था उसका सिर्फ 50% वो गेन कर पाई थी, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसी साल नहीं रहा है। जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन तब हुआ था 20 मार्च के बाद, और जो आखिरी 10 दिन होते हैं फाइनेंशियल ईयर के वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं सरकार को। तो
तो यानी वो पिछले 10 दिन चले गए थे जो सरकार को मिलने चाहिए थे रेवेन्यू के रूप में, और बाद में मार्च से लेकर के जून तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी तरह से गिरफ्त हुई। लेकिन जो दिसंबर तक की स्थिति थी सरकार के खातों की, सिर्फ 50% रेवेन्यू सरकार को मिल पाया था और टोटल रिसीव्स भी करीबन 60% के आसपास ही थी। तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की उम्मीद है। अब आपने कहा मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद है पेट्रोल और डीजल, मुझे नहीं लगता उसमें किसी भी तरह की राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू उससे आता है। 2% आपने दिया है, लेकिन अब 2% के बाद और कुछ मिलेगा इसकी कतई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक स्कूल फीस का मामला है, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उसके मुझे लगता है उसमें भी कोई राहत सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है। अब बाकी जो इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है कि किसान आपका मिडिल क्लास का बहुत कुछ ले जाएगा अब की बार, जो क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकली सरकार के लिए, तो मुझे लगता है जो किसानों के लिए है वो शायद कुछ होगा। बाकी मिडिल क्लास के लिए चूँकि टैक्सेस में अब सरकार स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ रहा नहीं है, वैट वगैरह सारा कुछ मतलब GST होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो टैक्सेस में मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई मिल पाएगी। एक किस्सा जो है स्टाम्प ड्यूटी का और कुछ एक्साइज में, या फिर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट का जो यहाँ पे टैक्स लगता है उसमें सरकार कुछ दे तो ठीक है, बाकी उसकी भी उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि इस बार की स्थितियाँ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसके पहले कोई प्रेसिडेंसेस नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ें पहले नहीं हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि, और चूँकि देखिए बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा बजट है, इस समय सरकार के ऊपर कोई पॉलिटिकल कंपल्सन नहीं है कि वो किसी तरह की लोक भवन घोषणाएं करे, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मिडिल क्लास को या आम आदमी को इस बजट से करनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक जो पिछली योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाने वाला बजट होगा, इसके अलावा सरकार के पास गुंजाइश भी नहीं है। मतलब आप सरकार को दोष नहीं दे सकते कि वो करेगी, उसके पास गुंजाइश है भी नहीं, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात मनीष जी आपने यहाँ पर कही कि जिस दौर से हम गुजरे, या फिर ये भी कहा जा सकता है मनीष जी कि ये दौर अभी पूरा गुजरा नहीं है, ये दौर अभी भी चल रहा है, हालांकि इसमें कमी आई है, और अगर इस पर ज़्यादा उम्मीदें की जाए तो आप कहना ये चाह रहे हैं मनीष जी कि जो मिडिल क्लास है वो एक बार फिर से हाथ मलता ही रहेगा। ठीक है, आपको इस कंटेंजेंसी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पेंडेमिक गया नहीं है, हम नया स्ट्रेन देख रहे हैं, तो उसकी कंटेंजेंसी भी आपको देखनी पड़ेगी, उसके लिए भी प्रोविजन रखना पड़ेगा। नीरज जी, व्यापार जगत में हमेशा से बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें होती हैं, और मनीष जी ने जैसा बहुत साफ सुथरी तौर पर एक बात कही है कि इस बार कोई बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है नहीं, बहुत ज्यादा मजबूरी है नहीं, पेंडेमिक से चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो गुजर रही है, और व्यापार से लेकर हर जगत को, हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट घोषित होने से पहले? व्यापारी तो वैसे भी उम्मीदों पे ही टिका हुआ है, क्योंकि व्यापारी चाहता ही है कि कुछ ना कुछ सरकार से मिले, प्राप्त हो, लेकिन कुछ समस्या है व्यापारियों की, क्योंकि हम व्यापार वर्ग का नेतृत्व करते हैं, तो व्यापारी भी हम चाहते हैं कि भाई जैसे GST में आए 4 साल हो गए, लेकिन अभी वेट की जो विसंगतियाँ हैं वो अभी तक दूर नहीं हुई है, उनकी मिसमैच की डेटें अभी तक भी पेंडिंग पड़ी है, उनका कुछ सलटारा नहीं हो रहा है। C फॉर्म्स हैं, उनका कोई अभी कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं है, तो इन सबको ख़त्म किया जाए, और जो E-वे बिल है उसको 50,000 से 1 लाख रुपए उसकी कम से कम करनी चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट कर सकती है ये सब चीज़ें, और एक इस तरह का एक हब बनाया जाए जयपुर में व्यापारियों का, एक ट्रेड समूह का, जिसके अंदर में इस सब एक ही जगह एक पूरा एक व्यापार वर्ग वहाँ पे आके और अपना व्यापार कर सके। और बात रही हेरिटेज की, तो हेरिटेज में भी हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक हेरिटेज के अंदर में आप ये देखिए कि बड़े बाज़ारों में ही, मतलब जोरी बाज़ार हो गया, बड़े बाज़ारों को ही नाम लिया जाता है। हम चाहते हैं उनके लगती हुई गलियाँ भी जो है उनमें भी हेरिटेज का विकास विस्तार हो, वहाँ पे भी सरकार द्वारा उनके द्वारा सोचा जाए कि इनका भी विस्तार विकास किया जाए यहाँ पे। जब आप तमाम उम्मीदों को लेकर बैठे हैं, बजट से पहले व्यापार जो आपका महासंघ है, उस सरकार के साथ वार्ता हुई थी, उम्मीदें रखी थी कि और आपको जो है ये हौसला दिया गया था कि आने वाले समय के अंदर जो मांगे आपकी है उन पर काम किया जाएगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं आसिफ जी, बिल्कुल सही बात है, ये कहा गया था हमने बहुत हमको उनसे आशाएं भी बहुत हैं, बट लेकिन लगता नहीं है मुझे क्योंकि पेंडेमिक काल में अंदर हमारी कुछ इस तरह की कोई मांग पूरी हो पाएगी, कुछ लगता नहीं है मेरे को, तो यही बात है। ठीक है, चर्चा जारी है, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, सबकी अपनी उम्मीदें हैं, और क्यों इस बजट के अंदर वो तमाम चीजें आनी चाहिए और क्यों वो चीजें नहीं मिलेंगी, इनका विश्लेषण भी यहां पर किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी।